दोस्तों, क्या आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके बिना रिस्क के सेकेंडरी इनकम जनरेट करना चाहते हैं? या फिर अपने ऑफिस या वर्क प्लेस में अपने कोलिग्स एंड फ्रेंड्स को ट्रेडिंग करते देख डीमैट अकाउंट तो ओपन कर चुके हैं, परंतु अभी तक ये नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से करें? तो गाइस, आज की वीडियो मैंने स्पेशली उन्हीं लोगों को ध्यान में रख के बनाई है जो शेयर मार्केट में शुरुआत तो करना चाहते हैं, परंतु या तो नुकसान के डर से या फिर ये नहीं जानते कि शुरुआत कहाँ से करें। दोस्तों, एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ट्रेडर एंड ट्रेनर, मैं नहीं चाहता कि जो भी न्यू कमर्स स्टॉक मार्केट में आए वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत ऑप्शंस जैसे रिस्की एंड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट से करें, क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग को जीरो सम गेम माना जाता है एंड इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट के जीरो होने के हायर चांसेस होते हैं। एंड अगर कोई ट्रेनर या ट्रेडर ये क्लेम करता है कि आपको लॉस नहीं होगा, तो वो अपना कोर्स सेल करने के लिए आपको बेवकूफ़ बना रहा है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस चैनल पर एक ऐसी वीडियो सीरीज शुरू करूं जो आपको स्टॉक मार्केट के मेन ऑब्जेक्टिव, जो कि वेल्थ क्रिएशन है, से रूबरू कराए और स्टॉक मार्केट को लेके जो भी मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस आपके माइंड में हैं उनको दूर करे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से, और आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे प्रोडक्ट की जिसमें इन्वेस्टमेंट करके सिर्फ प्रॉफिट ही होगा और लॉस के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होंगे। और खास बात यह है कि ये प्रोडक्ट स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके पास कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस परफॉर्म करने का ना तो टाइम है और ना ही नॉलेज। तो गाइज, आज की वीडियो में हम बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं जिसको लोग सालों से अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत के लिए यूज करते आए हैं। एंड ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको प्रॉफिट ही होगा और लॉस के चांसेस या तो होंगे ही नहीं या फिर बिल्कुल ना के बराबर होंगे। तो गाइज, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा आईपीओ। तो इस वीडियो में हम आईपीओ को इतना डिटेल में कवर करेंगे जितना हम अपनी रेगुलर क्लासेस में कवर करते हैं, सो दैट एक एक आम इंसान जिसने अभी तक स्टॉक मार्केट में अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू नहीं करी है, वो इन इजी कंसेप्ट्स को समझ के अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कर सके। तो इस वीडियो में आप सीख के जाएंगे कि आईपीओ क्या होता है, कंपनीज आईपीओ क्यों लेके आती हैं, क्या क्या चीजें आपको पता होना चाहिए एक नए आईपीओ में अप्लाई करने से पहले, आईपीओ का एनालिसिस कैसे करेंगे, क्या क्या ड्यू डिलीजेंस है, किस प्रकार से आईपीओ में अप्लाई करेंगे, ऑफर टाइमलाइन क्या होता है, अलॉटमेंट प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हम आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ा सकते हैं, आईपीओ होल्डिंग पीरियड क्या होगा, एंड किस प्रकार का रिस्क इन्वॉल्व होता है एक आईपीओ में। तो गाइज, ये वीडियो के टॉपिक्स को मैं डिटेल में शुरू करूं उससे पहले मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमें एक आईपीओ में क्यों अप्लाई करना चाहिए एंड कौन कौन लोग आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम ये समझेंगे, फिर वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो गाइज, मेरा मानना यह है कि जब भी आप किसी नए काम की शुरुआत करते हो तो पहला वाई एकदम क्लियर होना चाहिए, यानी कि क्यों मैं इस काम की शुरुआत कर रहा हूं। इसी तरीके से आईपीओ में हम अप्लाई क्यों करेंगे, तो ये रीजन हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला रीजन है कि इसमें रिस्क ना के बराबर होता है। एंड दूसरा रीजन ये है कि आईपीओ में जब भी हम अप्लाई करते हैं तो आईपीओ जो है एसबा फैसिलिटी से सपोर्टेड होता है, यानी कि एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। यानी कि जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करोगे, जितने भी अमाउंट के लिए आप आईपीओ में अप्लाई करोगे, उतना अमाउंट आपके ही बैंक अकाउंट में रहेगा। पैसा बैंक से जब तक विड्रॉ नहीं होगा जब तक आपको अलॉटमेंट नहीं आ जाता। इन केस अगर आपको आईपीओ का अलॉटमेंट आ जाता है तो पैसा आपके बैंक अकाउंट से विड्रॉ हो जाएगा, नहीं तो पैसा आपके बैंक में ही रहेगा, बट वो पैसा ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि उस पैसे को आप दूसरी ट्रांजेक्शन के लिए यूज नहीं कर पाओगे जब तक आईपीओ की अलॉटमेंट का रिजल्ट नहीं आ जाता है। इसके बाद अगर आईपीओ को एक प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस के बाद अप्लाई किया जाए, मतलब अच्छे से एनालिसिस परफॉर्म करके अप्लाई किया जाए, तो आप आसानी से किसी भी आईपीओ में 20% टू 100% का रिटर्न आराम से बना सकते हो अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट पे। एंड इन केस अगर मान लीजिए कि आईपीओ में आपने अप्लाई किया बट आपको अलॉटमेंट नहीं आया, तो ऐसे केस में भी पैसा आपके बैंक अकाउंट से विड्रॉ नहीं होगा, पैसा आपके ही बैंक में रहेगा। एंड क्योंकि आपको अलॉटमेंट नहीं आया तो पैसा बाहर जाएगा नहीं, एंड पैसा बाहर नहीं जाएगा तो ये आपका जो एवरेज क्वार्टरली बैलेंस होता है जिसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट पे करता है उसको भी इंपैक्ट नहीं करेगा। एंड इन केस अगर आपको अलॉटमेंट आ गया तो ड्यू डिलीजेंस परफॉर्म करके आपने अप्लाई किया है तो आपको आसानी से 20% से 100% का रिटर्न मिल जाएगा। तो बहुत ही केसेस में आपके लिए एक विन विन सिचुएशन है। अब इसी कड़ी में अगला सवाल आता है कि हु कैन अप्लाई फॉर द आईपीओ। तो गाइज, मेरा मानना है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में अपने ट्रेडिंग करियर की या फिर ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं एंड विद पॉजिटिव एक्सपीरियंस,
तो वो लोग आईपीओ से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सेफेस्ट प्रोडक्ट होता है, बहुत ज्यादा या फिर अनलिमिटेड लॉस होने के चांसेस नहीं होते हैं। ऐसे लोग जिनको साइड इनकम की जरूरत है वो लोग भी आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सीनियर सिटीजन या फिर स्टूडेंट्स जिनका रिस्क पोटेंशियल ना के बराबर होता है एंड थोड़ा सेफ रिटर्न जिनको चाहिए होता है, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाउसवाइफ्स जिनको अपने घर बैठे रिस्कलेस अपॉर्चुनिटीज से पैसा बनाना है, कोई बहुत ज्यादा बिना टेंशन लिए, तो भी वो लोग आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। एंड वो लोग जो पहले से ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टर हैं, वो लोग भी आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब लोग आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब क्योंकि हम समझ चुके हैं कि हमें आईपीओ में क्यों अप्लाई करना चाहिए एंड कौन लोग आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, तो अब हमारे लिए ये जरूरी हो गया है कि हम ये भी समझें कि एक आईपीओ क्या होता है। तो गाइज, आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो अभी तक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, यानी कि अनलिस्टेड कंपनी जब पहली बार अपने शेयर्स बेच के पब्लिक से पैसा रेज करती है, ऐसे प्रोसेस को हम आईपीओ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कंपनीज आईपीओ क्यों लेके आती हैं। तो इसके पीछे सीधा सा रीजन होता है पैसा। कई बार कंपनीज को अपनी फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान्स के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है, तो कंपनीज आईपीओ के जरिए अपने शेयर्स बेच के पब्लिक से पैसा रेज कर सकती हैं। कई बार कंपनीज के ऊपर डेट होता है एंड उस डेट के चलते प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है, तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए भी कंपनीज आईपीओ लेके आ जाती हैं। तीसरा बड़ा रीजन होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स या फिर कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, वो अगर कंपनी से एग्जिट करना चाहते हैं तो भी आईपीओ के जरिए वो अपने शेयर्स बेच सकते हैं। तो ये तीन मुख्य रीजन होते हैं। कभी कभी कंपनीज इन तीनों रीजन के साथ भी आईपीओ लेके आ सकती हैं। एंड क्योंकि आईपीओ में कंपनी डायरेक्टली अपने शेयर्स पब्लिक को बेच रही है, तो जब भी कंपनी नए शेयर इशू करती है तो ऐसे में जो पैसा कलेक्ट किया जाता है आईपीओ के जरिए, वो पूरा का पूरा पैसा डायरेक्टली कंपनी को जाता है। इन केस अगर आईपीओ के जरिए कोई प्रमोटर या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर्स बेचता है, तो उस केस में जो पैसा रेज किया गया है उन शेयर्स को बेच के, वो डायरेक्टली कंपनी को नहीं जाएगा, बट उन शेयर होल्डर्स को जाएगा जिन्होंने आईपीओ के जरिए अपने शेयर्स बेचे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो मुझे पता होना चाहिए जब मैं एक आईपीओ के लिए अप्लाई करूं। सबसे पहले है डीआरएचपी। डीआरएचपी वो डॉक्यूमेंट है जो एक कंपनी सेबी के साथ सबमिट करती है जब वो आईपीओ के अप्रूवल के लिए फाइल करती है डॉक्यूमेंट्स। आरएचपी वो डॉक्यूमेंट है जो एक कंपनी आईपीओ अप्रूवल मिलने के बाद अपने पोटेंशियल शेयर होल्डर्स के सामने प्रेजेंट करती है। एंड ये जो आरएचपी है, इसमें कंपनी से रिलेटेड सारी डिटेल्स हमें मिल जाती हैं, यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, किस प्रकार की इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट करती है, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट, कंपनी के फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस, एवरीथिंग यू गेट इन आरएचपी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑफर ओपन एंड क्लोज डेट, यानी कि आईपीओ किस डेट को ओपन होगा एंड किस डेट को क्लोज होगा। ऑफर साइज, यानी कि कितने पैसे रेज करना चाहती है कंपनी इस आईपीओ के जरिए। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू होती है जो कि केवल बुक एंट्री के लिए यूज की जाती है, बट जनरली जब हम शेयर परचेज करते हैं तो हमें उसके लिए मार्केट प्राइस पे करना पड़ता है, ना कि फेस वैल्यू पे हमें शेयर्स मिलते हैं। इसलिए जिस प्राइस पे हमें शेयर मिलेंगे वो होगा प्राइस बैंड। तो कितना प्राइस बैंड है, मतलब कि कितने रुपए पे कंपनी अपने शेयर्स ऑफर करना चाहती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। लोट साइज, क्योंकि सेबी ने सर्टेन रेगुलेशंस बनाए हैं कि जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है तो वो एक एक शेयर पब्लिक को लोट नहीं कर सकती। इसलिए सेबी ने गाइडलाइंस बनाई हैं कि एक आईपीओ का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा दैट हैज टू बी अराउंड 15,000। तो जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है तो वो एक लोट साइज डिफाइन करती है जिसमें इतनी क्वांटिटी रखी जाती है कि जिसका जो टोटल सम है वो 15,000 के आसपास बने, बट 15,000 को एक्सीड ना करे। तो लेट सपोज कि अगर किसी शेयर का ऑफर प्राइस 150 रुपीज है, तो ऐसे केस में एक लोट में 100 शेयर्स रखे जाएंगे, सो दैट इसका जो टोटल अमाउंट है वो 15,000 के आसपास हो, बट 15,000 को एक्सीड ना करे। एंड फिर हमें यह भी पता होना चाहिए कि जब एक आईपीओ आया है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिनिमम अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं एज ए रिटेल ट्रेडर, एंड मैक्सिमम अमाउंट कितना कर सकते हैं। तो बेसिकली मिनिमम अमाउंट 15,000 के आसपास होता है एंड मैक्सिमम अमाउंट 2 लाख के आसपास होता है एक रिटेल ट्रेडर के लिए। अलॉटमेंट डेट, बेसिकली ये वो डेट है जिस डेट में हमें पता चलेगा कि हमने जो अप्लाई किया था आईपीओ के लिए, क्या उसमें हमें अलॉटमेंट मिली है या नहीं मिली है। रिफंड्स एंड क्रेडिट टू डीमेट डेट, ये भी हमें पता होना चाहिए, जिससे हमें ये पता चले कि अगर अलॉटमेंट हमें मिल गई तो किस डेट तक जो शेयर्स हैं वो हमारे डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाने चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आईपीओ लिस्टिंग डेट, ये वो डेट है जिस दिन के बाद से जो आईपीओ है वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करना शुरू करेगा। तो ये सारी चीजें हैं, जब भी कोई नया आईपीओ आएगा तो उसके बारे में हमें कलेक्ट करनी है। अब पॉइंट आता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन मैं कहां से कलेक्ट करूंगा। तो इसके लिए कुछ एक रिसोर्सेज हैं। सबसे जेन्युइन रिसोर्स जो होता है वो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट होता है, एंड इसके अलावा
मैं आपको कुछ सेकेंडरी वेबसाइट्स भी बताऊंगा जहां पे आप एक आईपीओ से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम एक आईपीओ में अप्लाई करें, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, दो प्रकार के आईपीओज होते हैं। एक होता है मेन बोर्ड आईपीओ एंड दूसरा होता है एसएमई आईपीओ। मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 15,000 अमाउंट की जरूरत होती है एंड यहाँ पे लिक्विडिटी इनफ होती है। तो जब सेकेंडरी मार्केट में लिस्टिंग के बाद आप अपने शेयर्स को बेचते हो तो आपकी ट्रांजेक्शन ईजिली एंड क्विकली एग्जीक्यूट हो जाती हैं। जबकि एसएमई आईपीओज में जो मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड होता है इन्वेस्टमेंट के लिए वो 1 लाख या उससे ज़्यादा होता है एंड यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विडिटी का प्रॉब्लम रहता है। तो मान लीजिए कि आपको अलॉटमेंट मिलता है और सेकेंडरी मार्केट में आप बेचने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि या तो आपको बायर ना मिले या बड़े डिफरेंस के साथ मिले, यानी कि लिक्विडिटी का एक प्रॉब्लम जो है वो आपको परेशान कर सकता है। मैं हमेशा प्रीफर करता हूं कि मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करूं, क्योंकि यहाँ पे जो रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट है वो भी कम है, 15,000 है ओनली, एंड लिक्विडिटी भी काफ़ी है। अब पॉइंट आता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी कंपनी का आईपीओ करंटली ओपन है। तो इसके लिए मुख्यतः 3 रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हैं। पहला है सेबी की वेबसाइट, दूसरा है स्टॉक एक्सचेंजेस की वेबसाइट एंड तीसरा है थर्ड पार्टी वेबसाइट्स। थर्ड पार्टी वेबसाइट्स में IPOWatch.in एंड चित्तौड़गढ़.com, ये दो वेबसाइट्स हैं जो मैं पर्सनली यूज करता हूं। एंड इसके अलावा टीवी के जरिए भी आपको पता चल जाता है कि करंटली कौन सी कंपनी का आईपीओ ओपन है। केवल ये पता चलना इनफ नहीं है कि कौन सी कंपनी का आईपीओ ओपन है, बट आईपीओ का एनालिसिस हम कहां से परफॉर्म करेंगे उसके लिए भी हमें एक डॉक्यूमेंट लगता है जिसको हम बोलते हैं RHP, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, या फिर रेड हेरिंग डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं सेबी की वेबसाइट पे आ गया हूँ। सेबी की वेबसाइट पे जो ऊपर मेनू है इसमें फीलिंग्स पे हम जाएंगे, पब्लिक इशू पे जाएंगे, तो यहाँ पे ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, रेड हेरिंग डॉक्यूमेंट, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। तो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, यहाँ पे उन कंपनीज की लिस्ट आ जाएगी जिन कंपनीज ने DRHP सेबी के साथ सबमिट किया है आईपीओ के अप्रूवल के लिए। एंड ये लिस्ट में आप देख सकते हैं विशाल मेगा मार्ट ने 18 अक्टूबर को अपना DRHP सबमिट किया है। अगर इस कंपनी को आईपीओ अप्रूवल मिलता है तो जल्दी ही हम देखेंगे कि विशाल मेगा मार्ट भी आईपीओ से पैसा रेज करने का रुख करेगा स्टॉक मार्केट की तरफ। एंड फीलिंग्स पे वापस जाएंगे एंड पब्लिक इशू पे जाके रेड हेरिंग डॉक्यूमेंट पे वापस क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमें उन कंपनीज की लिस्ट मिल जाएगी जिन कंपनीज को आईपीओ का अप्रूवल मिल चुका है एंड अब उन्होंने RHP सबमिट कर दिया है, जो कि फाइनल डॉक्यूमेंट होता है एंड जिसको जनरली कंपनीज इन्वेस्टर्स के सामने प्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे टॉप में नाम है गोदावरी बायो रिफाइनरीज का। 17 अक्टूबर को इसने ये डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, इसने 15 अक्टूबर को डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। एंड वारी एनर्जीज, इसने 14 अक्टूबर को ये डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। अगर हम किसी भी कंपनी के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 14 अक्टूबर को वारी एनर्जीज ने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया उस पर मैंने क्लिक किया, तो ये मेरे को इसके रिलेवेंट पेज पे ले जाएगा जहां पे मैं इसका RHP एक्सेस कर सकता हूं, इसको डाउनलोड कर सकता हूं एंड इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है मैं उसमें एक डिटेल्ड गो थ्रू करके एंड फाइनली अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकता हूं। तो इस RHP में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें कंसीडर करने चाहिए वो मैंने इसी वीडियो में आगे बताए हैं। तो मेक श्योर कि वीडियो में आप स्कीप ना करें किसी भी लेवल पे एंड वीडियो को एंड तक देखें। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी आपको RHP का एक्सेस मिल जाता है एंड उन कंपनीज का लिस्ट मिल जाता है जो कंपनीज रेडी हैं फॉर आईपीओ। तो यहाँ पे NSE की वेबसाइट पे अगर हम जाते हैं तो होम पेज पे ही सबसे ऊपर एक मेनू है, वहां पे आईपीओ का ऑप्शन मिल जाएगा डायरेक्टली, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये रिलेवेंट पेज पे लेके आएगा। करंटली जो आईपीओज ओपन है उनकी लिस्ट आ जाएगी एंड अपकमिंग आईपीओज अगर आपको पता करना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो सारे अपकमिंग आईपीओज की लिस्ट आ जाएगी। तो अपकमिंग इश्यूज में देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे जितने भी आईपीओ जो आने वाले हैं उन सब का नाम आ गया है। इक्विटी एंड एसएमई दोनों ही आईपीओ यहाँ पे हमें दिख जाएंगे। वारी एनर्जीज इक्विटी का आईपीओ है जो 21 को ओपन होगा एंड 23 को क्लोज होगा। दीपक बिल्डर भी 21 को ओपन हो गए, 23 को क्लोज होगा। तो इसके नाम पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा जहां पे आप RHP एंड अदर डिटेल्स को गो थ्रू कर सकते हैं। इसी तरीके से BSE की वेबसाइट पे भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी। BSE की वेबसाइट पे जाके टॉप मेनू पे ही आपको पब्लिक इशू पे टैप करना है एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह आपको रिलेवेंट पेज पे ले जाएगा जहां पे सारे ओपन इश्यूज का लिस्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने बताया था कि थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं जैसे कि IPOWatch.in एंड चित्तौड़गढ़.com, तो इन वेबसाइट्स पे भी आपको आईपीओ का पूरा डिटेल मिल जाता है। एंड इन वेबसाइट्स पे विजिट करने का सबसे बड़ा फायदा ये है
कि आरएचपी से जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पे फैच करके लिखी होती है। कहने का मतलब जो आरएचपी का एसेंस है वो पूरा का पूरा हमें इस वेबसाइट पे मिल जाता है। तो जैसे ही हम इस वेबसाइट के होम पेज पे आएंगे तो हमें ये देखिए दो टेबल्स दिखेंगे, मेन बोर्ड आईपीओ एंड एसएमई आईपीओ। तो मैंने आपको बताया है कि हम केवल मेन बोर्ड आईपीओ को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे लिस्ट आ गई है जितने भी मेन बोर्ड आईपीओ हैं। एंड वारी एनर्जीज जो आईपीओ है ये अभी 21 अक्टूबर को ओपन होने वाला है। तो इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए, जो कि मैं वीडियो में आने वाले पोर्शन में शेयर करने वाला हूं कि एक आईपीओ को कैसे एनालाइज करेंगे, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमें इस पेज पे मिल जाएगी। आईपीओ ओपन डेट, क्लोज डेट, इशू साइज एंड रिटेल के लिए कितना रिजर्व है, तो ये पूरी डिटेल्स हमें पता चल जाएगी। इसकी वैल्यूएशंस, फाइनेंशियल्स, एवरीथिंग यू कैन गेट ऑन दिस पेज। तो इस तरीके से हम एक आईपीओ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं एंड उसका एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसी वीडियो के अगले पोर्शन में मैं आपको बताऊंगा कि जब आईपीओ का एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब क्योंकि हम एक आईपीओ के बारे में सारी बेसिक डिटेल्स कलेक्ट कर चुके हैं, तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मैं एक आईपीओ का एनालिसिस कैसे परफॉर्म करूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन लेने से पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑफर, यानी कि एक कंपनी जो आईपीओ लेके आई है तो पैसा रेज करने के पीछे कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या कंपनी अपने एक्सपेंशन या ग्रोथ को फाइनेंस करने के लिए आईपीओ लेके आई है, या फिर क्या कंपनी डेट की रीपेमेंट के लिए आईपीओ लेके आई है, या फिर कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं, या फिर इन तीनों ही रीजन की वजह से आईपीओ लेके आई है। तो ऑब्जेक्टिव हमें क्लियर पता होना चाहिए सो दैट हम एक बेटर एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। फिर दूसरा, हमें यह पता होना चाहिए कि जो आईपीओ आया है उसका कितना पोर्शन फ्रेश इशू है एंड कितना पोर्शन ऑफर फॉर सेल है। कई बार आईपीओ के जरिए कंपनीज नए शेयर भी बेचती हैं एंड उसी आईपीओ में एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स हैं, प्रमोटर वगैरह, तो वो लोग भी अपने शेयर्स बेचते हैं। तो जब एक आईपीओ आता है तो हमें यह पता होना चाहिए कि कितना पोर्शन फ्रेश इशू है एंड कितना पोर्शन जो है वो ऑफर फॉर सेल है। फिर इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आसानी से हमें कंपनी के आरएचपी में मिल जाती हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में बेसिकली तीन प्रकार की रिपोर्ट्स हम देखते हैं। पहला है कंपनी का पीएनएल स्टेटमेंट, दूसरा है बैलेंस शीट एंड तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये तीनों स्टेटमेंट से हमें उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। एंड ऑब्वियस है कि जब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की बात आती है तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो कंपनीज का करेक्टरिस्टिक होता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि कंपनी पे बहुत ज़्यादा डेट नहीं होने चाहिए। एंड इन केस अगर कंपनी पे डेट है तो हो सकता है कि कंपनी अपने डेट्स को रिड्यूस करने के लिए ही आईपीओ लेके आ रही है। तो इन सच केस कंपनी हैज़ टू बी प्रॉफिटेबल। कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लाइक पॉजिटिव प्रॉफिट होने चाहिए, है ना, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं होनी चाहिए। एंड प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए कंपनी की। अगर कई बार होता है कि नए स्टार्टअप्स हैं, इनिशियल स्टेज में है, तो हो सकता है कि वो लॉस मेकिंग स्टेज में भी हों। इफ दैट इज द केस तो उसमें फिर हम सेल्स ग्रोथ देखेंगे कि कितने कितने रेट से जो है कंपनी के सेल्स ग्रो हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम उसमें देखते हैं। फिर पीर कंपैरिजन होता है। अगर मान लीजिए कोई नई कंपनी आती है, वो किसी ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है जिस इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड हैं, तो फिर हम जो नई आईपीओ लेके आई है उस कंपनी का कंपैरिजन ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज के साथ भी करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली Hyundai का आईपीओ आया था, तो Hyundai का जो कंपैरिजन था हम मारुति, टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा के साथ कर सकते थे। इसी तरीके से आने वाले दिनों में स्विगी का आईपीओ आएगा। तो जब स्विगी के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये डिसीजन लेंगे तो पीर कंपैरिजन के तौर पे डेफिनेटली हम स्विगी को कंपेयर करेंगे जोमेटो के साथ, क्योंकि जोमेटो ऑलरेडी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम बेसिकली एक आईपीओ के ऊपर मार्केट पार्टिसिपेंट्स की परसेप्शन को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए किसी कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम हाई है, मतलब कि ग्रे मार्केट में किसी कंपनी का प्रीमियम 30% चल रहा है, तो इसका मतलब जो मार्केट है वो ये परसीव करके चल रही है कि ये कंपनी लिस्टिंग वाले दिन 30% तक का रिटर्न दे देगी। एंड अगर मान लीजिए कि किसी कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम -2% चल रहा है, तो स्टॉक मार्केट ये परसीव करके चल रहा है कि जिस दिन पहला दिन ये ट्रेडिंग शुरू करेगा अपना सेकेंडरी मार्केट में, उस दिन हो सकता है कि ये स्टॉक जो है नेगेटिव नोट के साथ ओपन हो। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड आईपीओ में जब हम अप्लाई करने का डिसीजन लेते हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि ये आपको मार्केट की परसेप्शन के बारे में बताता है उस कंपनी को लेके। अब अगला पॉइंट आता है कि मेरे को बेसिक आइडिया तो लग गया आईपीओ क्या होता है, क्या क्या चीजें हैं दैट आई नीड टू टेक केयर ऑफ। अब पॉइंट आता है कि मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लूं। तो इसमें ये कुछ एक पॉइंट्स हैं, बेसिकली 4 पॉइंट्स हैं, इनको हम कंसीडर करेंगे। हमारा सबसे पहला पॉइंट कहता है कि कंपनी मस्ट बी प्रॉफिटेबल, और इफ इट इज एन लॉस मेकिंग कंपनी
देन इट हैज टू बी इन एन इंडस्ट्री वेयर देयर इज ए मोट। मतलब या तो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होना चाहिए जो आईपीओ लेके आया है। इन केस अगर वो स्टार्टअप की स्टेज पे है, नया नया बिजनेस है, जैसे कि जोमेटो आया था, ओला आया, तो ऐसी स्टेजेस के अगर कोई बिजनेसेस हैं, तो फिर हम ये देखेंगे कि देयर हैज टू बी ए मोट, कॉम्पिटिटिव मोट होनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि लिस्टिंग के 6 महीने बाद ही इनका स्ट्रॉन्ग कंपटीशन आ जाए। तो ऐसी कंपनीज में भी जनरली हम आईपीओ में अप्लाई करना पसंद नहीं करते हैं। एंड जो कंपनीज प्रॉफिटेबल हैं, डेफिनेटली उन कंपनीज में हम अप्लाई करना पसंद करेंगे। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आईपीओ का ऑफर साइज। तो ऑफर साइज हैज टू बी लेस देन 5,000 करोड़। ऐसा देखा गया है गाइस कि अगर कोई एवरेज कंपनी है, उसका ऑफर साइज लेस देन 5,000 करोड़ है एंड कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो ऐसी कंपनीज लिस्टिंग के टाइम पे अच्छा खासा गेन दे देती हैं। तो अगर ये एवरेज कंपनी है तो हम इसके लिए ये थ्रेश होल्ड जो है ऑफर साइज की, वो 5,000 करोड़ लेके चलेंगे। अगर मान लीजिए कि एक कंपनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड के साथ एसोसिएट करती है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट से बैक्ड है, एंड उस कंपनी की पेरेंटेज अच्छी है, कई बार ऐसी कंपनीज भी अपना आईपीओ लेके आती हैं जिनकी एक पेरेंट कंपनी ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है, तो ऐसी कंपनीज के लिए हमने ये ऑफर साइज का थ्रेश होल्ड रखा है, ये 8,000 करोड़ तक का रखा है। तो एक एवरेज कंपनी, नई कंपनी डेब्यू कर रही है, उसका ऑफर साइज अगर लेस देन 5,000 करोड़ है, तो ऐसी कंपनीज में हम लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू वाली कंपनी है विद स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज, ऐसी कंपनीज में हम थोड़ा छूट दे देते हैं, यानी कि 8,000 करोड़ तक का भी मार्केट सॉरी ऑफर साइज है, तो ऐसी कंपनीज में भी हम आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी का आईपीओ का साइज मोर देन 8,000 करोड़ है, लेट्स सपोज कि 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ है, तो इस प्रकार के आईपीओज में जनरली हमें बचना चाहिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम, ऊपर देखिए, ऊपर जो दो करेक्टरिस्टिक्स मैंने आपके साथ शेयर करी, अगर कोई कंपनी इन दोनों ही करेक्टरिस्टिक्स के साथ मैच करती है, तो ऐसी कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 20% से ज्यादा होना चाहिए। अगर मान लीजिए एवरेज कंपनी है, 5,000 करोड़ से लेस मार्केट कैप है, तो ऐसी कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 30% से ज्यादा होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कंपनी का ऑफर साइज थोड़ा बड़ा है, स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज वाली कंपनी है, एंड 8,000 करोड़ के आसपास ऑफर साइज है, तो ऐसी कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कम से कम भी 20% से ज्यादा होना चाहिए, तभी मैं ऐसी कंपनीज में अप्लाई करूंगा। एंड एक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 10,000 करोड़ से हायर वैल्यू वाले जब भी आईपीओज आते हैं, तो वो आईपीओज सेकेंडरी मार्केट में लिस्टिंग के टाइम पे बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं देते हैं। तो ऐसे कुछ आईपीओज हैं जैसे कि जिनका 10,000 करोड़ से ज्यादा का ऑफर साइज था, जैसे कि पेटीएम है, LICI है, SBI कार्ड है, रिलायंस पावर है। ये सारे वो आईपीओज हैं जो इतने बड़े ऑफर साइज वाले थे, अच्छे ब्रांड वैल्यू वाले भी थे, बट इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग। सो अब क्योंकि मैंने आईपीओ को एनालाइज करना सीख लिया है, मैंने ये पता लगा लिया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट आई नीड टू टेक केयर ऑफ बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, तो अब पॉइंट आता है कि मैं किस प्रकार से आईपीओ में अप्लाई करूं। तो देखिए, जब भी कोई कंपनी का आईपीओ आता है, तो उसके लिए डीमैट अकाउंट मस्ट है, कि आपके पास डीमैट अकाउंट होना ही चाहिए। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपके पास है, तो आप अपने जो ब्रोकर की ऐप है, जो ऐप आपके ब्रोकर ने आपको इंस्टॉल करने के लिए बोला है, उस ऐप के जरिए भी आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप नेट बैंकिंग के जरिए भी आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। जितने भी आईपीओज आते हैं, ये सारे के सारे आईपीओज एसबा फैसिलिटी से सपोर्टेड होते हैं। एसबा का मतलब होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, यानी कि पैसा जब तक आपके अकाउंट से डेबिट नहीं होगा, जब तक आपको शेयर्स की अलॉटमेंट नहीं मिल जाती। अगर आपको ब्रोकर के ऐप से आईपीओ के लिए अप्लाई करना है, तो आपको अपने ब्रोकर के ऐप में एक सर्च करना पड़ेगा आईपीओ सेक्शन के लिए, एंड वहां पे जितनी भी कंपनीज के आईपीओ ओपन होंगे तो उनकी लिस्ट आ जाएगी, वहां से आप चूज करके अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप लाइक नेट बैंकिंग से अप्लाई करना चाहते हैं आईपीओ के लिए, तो आप अपने नेट बैंकिंग को ओपन करेंगे, वहां पे आईपीओ सेक्शन सर्च करेंगे, तो वहां पे भी आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब क्योंकि मैंने आईपीओ के लिए अप्लाई कर दिया है, तो मेरे को ये भी पता होना चाहिए कि एक ऑफर की टाइमलाइन क्या है। तो नॉर्मली हमने देखा है कि एक आईपीओ 3 से 10 दिन के लिए ओपन रहता है। अगर मान लीजिए कि कोई छोटा ऑफर है, लाइक 2,000, 5,000 और 10,000 करोड़ तक का कोई आईपीओ है, तो वो जनरली 3 दिन तक ओपन रहता है, 3 बिजनेस डेज तक। अगर बीच में कोई वर्किंग हॉलीडे है, तो ऐसे केस में उस दिन को काउंट नहीं किया जाएगा। तो मान लीजिए कि फ्राइडे को कोई आईपीओ ओपन रहता हुआ, तो वो मंडे एंड ट्यूसडे तक ओपन रहेगा। सैटरडे संडे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वर्किंग डे, एंड मैक्सिमम 10 डेज के लिए एक आईपीओ ओपन रह सकता है। इसके बाद ऑफर का जो इंपॉर्टेंट लाइक पड़ाव है टाइम का, वो होता है अलॉटमेंट। तो जनरली अभी सेबी ने रूल बनाया है कि विद इन 1 वर्किंग डे ऑफ इशू क्लोजर, मतलब जिस दिन भी इशू क्लोज होगा उसके 1 वर्किंग डे के अंदर अंदर अलॉटमेंट का प्रोसीजर हो जाएगा, मतलब कि रिजल्ट आ जाएगा अलॉटमेंट का, आपको पता चल जाएगा कि अलॉटमेंट हुआ कि नहीं हुआ। एंड फिर अलॉटमेंट एक बार हो गया तो उसके बाद अगला प्रोसेस होता है लिस्टिंग का।
तो ये वो दिन होता है या फिर वो प्रोसेस है जिस दिन जो वो आईपीओ है वो सेकेंडरी मार्केट में, यानी कि जो आपका ट्रेडिंग ऐप है उसमें ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल रहेगा, जहां से आप, अगर आपको अलॉटमेंट मिली है तो अपने शेयर्स को बेच सकते हो। तो ये बेसिकली 3 दिन के अंदर अंदर लिस्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को लिस्टिंग प्रोसेस बोला जाता है। एंड जनरली ये 3 दिन के, तो मान लीजिए कि अगर आप एक आईपीओ में डे 1 में अप्लाई करते हो, आईपीओ 3 दिन के लिए ओपन रहता है, तो अनदर 3 days इट विल टेक टू गेट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो जो मैक्सिमम आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक होने वाली है एक पर्टिकुलर आईपीओ में, वो 6 दिन के लिए होने वाली है। एंड अगर आपने जो मैंने पॉइंट्स बताए, इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के आईपीओ के लिए अप्लाई करा, तो आप इन 6 दिनों के अंदर अपनी कैपिटल पे 20% से लेके 100% तक का रिटर्न अर्न कर सकते हैं। एंड इन केस अगर आपको अलॉटमेंट नहीं आता है, तो उस केस में 6 दिन के लिए पैसा ब्लॉक रहेगा, आपके अकाउंट से बाहर नहीं जाएगा। तो एटलीस्ट आप जो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन रहेगा आपके बैंक का, एंड यू विल गेट इंटरेस्ट ऑन दैट। तो ये किसी भी तरीके से आपके लाइक एवरेज क्वार्टरली बैलेंस को इंपैक्ट नहीं करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या है। देखिए, जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है, तो एक आईपीओ जो है दो चीजों में रिजल्ट कर सकता है। पहला तो है कि आईपीओ जो है वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो जाए। तो अगर मान लीजिए कि कंपनी ने 10 लाख शेयर्स ऑफर किए आईपीओ के जरिए, एंड जो लोगों ने डिमांड क्रिएट करी वो भी 10 लाख शेयर्स के लिए थी, तो ये कंपनी के लिए इजी रहेगा कि हर एक पर्सन को जिसने आईपीओ में बिड किया है उसको एटलीस्ट शेयर अलॉट कर दे, हर किसी को शेयर अलॉट कर दे, ऐसा पॉसिबल होगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब भी अच्छे आईपीओ आते हैं, दे आर ओवर सब्सक्राइब्ड, मतलब कि हाईली ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। एंड ऐसे में कंपनी के लिए हर किसी को एक लोट अलॉट कर पाना फिजिबल नहीं रहेगा। इसलिए कंपनी ये मेक श्योर करेगी कि मैक्सिमम लोगों को अलॉटमेंट दिया जाए, एंड कम से कम एक लोट तो दिया जाए। तो इसलिए एक लकी ड्रॉ सिस्टम अडॉप्ट किया जाएगा, एंड उस लकी ड्रॉ में जिसका भी नाम आएगा उसको कम से कम एक लोट दिया जाएगा। तो यहां पे पॉइंट ये है कि कई बार लोग अपने लालच के वशीभूत होकर एक ही एप्लीकेशन के जरिए 10 लोट्स 13 लोट्स का अप्लाई कर देते हैं। उसका रिजल्ट ये होता है कि आपका जो पैसा है वो तो 13 लोट्स के लिए ब्लॉक हो जाता है, बट बाई चांस अगर आपको अलॉटमेंट आता है तो मिलेगा केवल एक ही लोट। तो ऐसे में बड़ा अमाउंट आपका एक जगह ब्लॉक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है हमें। अगर आप रिटेल कोटा से अप्लाई करते हो तो आपको एक लोट में अप्लाई करना चाहिए। तो ये अलॉटमेंट प्रोसेस रहेगा कि अगर मान लीजिए हाईली ओवर सब्सक्राइब्ड है तो एक ही लोट आपको अलॉटमेंट होने के चांसेस रहेंगे। अब क्योंकि अलॉटमेंट का प्रोसेस मेरे को समझ में आ गया, तो अब पॉइंट आता है कि मैं अपनी अलॉटमेंट के चांसेस कैसे बढ़ा सकता हूं। क्योंकि मैंने अभी बताया कि लकी ड्रॉ के जरिए अलॉटमेंट किया जाएगा इफ इट रिजल्ट्स इनटू हाईली ओवर सब्सक्राइब इशू। तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपको अलॉटमेंट मिले। तो क्या कुछ हम लाइक ऐसा टेक्निक लगा सकते हैं कि हम अपनी अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ा दें। तो यहां पे मैंने 3 पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं। पहला पॉइंट कहता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम गुड आईपीओज रिजल्ट इन हाईली ओवर सब्सक्रिप्शन, एंड ऐसे में चांसेस होते हैं कि जो अलॉटमेंट है वो बहुत कम हो। तो ऐसे आईपीओ में आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग पेन से, मतलब कि मल्टीपल अकाउंट से कम एक लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि एक आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपका बजट है 2 लाख रुपीज। तो आप उस पूरे 2 लाख रुपीज को एक ही पेन के साथ ब्लॉक मत करो, यानी कि एक ही डीमेट अकाउंट के साथ ब्लॉक मत करो। ऐसे में आप मल्टीपल डीमेट अकाउंट यूज कर सकते हो। जैसे एक डीमेट अकाउंट आपका अपने नाम से हो गया, एक वाइफ के नाम से हो गया, मदर के नाम से हो गया, फादर के नाम से हो गया, सिबलिंग्स के नाम से हो गया। तो इस तरीके से मल्टीपल जो अकाउंट्स हैं उनमें से कम हर एक अकाउंट से एक ऐप आप अप्लाई करोगे। जितने ज्यादा एप्लीकेशंस आप लगाओगे उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे आपकी अलॉटमेंट आने के। क्योंकि अगर एक सिंगल अकाउंट से आप अप्लाई करोगे तो देयर विल बी लेसर चांसेस टू गेट दी अलॉटमेंट। तो एक ये टेक्निक है जिसमें आप अपनी अलॉटमेंट के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हो। इसके अलावा कई बार हम देखते हैं कि ऐसी कंपनीज जो पहले से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं वो अपनी सब्सिडरी का आईपीओ लेके आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली बजाज फाइनेंस की एक सब्सिडरी थी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, तो उसका आईपीओ आया था। एंड एलआईसी का एक आईपीओ आया था। एंड उससे पहले हमने कई बार देखा कि टाटा टेक्नोलॉजी का एक आईपीओ आया था। तो टाटा टेक्नोलॉजी बेसिकली टाटा मोटर्स की ही कंपनी थी, सब्सिडरी थी। तो ऐसे में जिन लोगों के पास टाटा मोटर्स का शेयर पहले से था या फिर बजाज फाइनेंस का शेयर पहले से था, उन लोगों को अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीफरेंस दिया गया था। तो ऐसे में भी ऐसा करके भी आप अपनी अलॉटमेंट के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई ऐसी कंपनी का आईपीओ आने वाला है जिसकी पेरेंट कंपनी ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो जैसे ही आईपीओ की अनाउंसमेंट हो उस टाइम पे आप फटाफट एटलीस्ट एक शेयर खरीद लो लिस्टेड एंटिटी का। एंड जब आईपीओ की डेट्स अनाउंस होंगी तो उस टाइम पे हो सकता है कि आपको एक प्रीफरेंस मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अभी 2 आईपीओ मेरे ध्यान में आ रहे हैं।
जो बिलोंग करते हैं इसी कैटेगरी से। एक तो एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आएगा एंड दूसरा ओएनजीसी ग्रीन का आईपीओ आएगा शायद। तो ये दोनों कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड हैं, तो ये इन लिस्टेड कंपनीज की ही सब्सिडरीज के आईपीओ हैं। तो अगर आप इन कंपनीज के एक एक शेयर भी परचेज कर लोगे तो यू माइट बी एलिजिबल टू गेट अलॉटमेंट एट द टाइम ऑफ आईपीओ ऑफ दीज कंपनीज। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रख के आप अपने अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। ओके, तो अब मेरे को ये पता चल गया कि किस तरीके से मैं आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ा दूं। तो अब मैं मान लेता हूं कि अगर मेरे को अलॉटमेंट आ गया तो मेरे को एक आईपीओ कितने टाइम तक होल्ड करना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि इट्स गुड टू अप्लाई फॉर एन आईपीओ फॉर लिस्टिंग गेन्स। तो मैं पर्सनली आईपीओज में केवल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना पसंद करता हूं। एंड अगर लिस्टिंग गेन के टाइम पे मेरा पैसा डबल हो जाता है तो मैं बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता एंड एटलीस्ट 50% ऑफ माई टोटल अलॉटमेंट बेच के निकल जाता हूँ। अब मान लीजिए कि मैंने 15,000 एक लॉट लगाया था, 15,000 वैल्यू था। जब फर्स्ट डे इसकी ट्रेडिंग शुरू हुई तो मेरा वो 15,000 इन्वेस्टमेंट गोट कन्वर्टेड इनटू 30,000। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, टोटल अलॉटेड क्वांटिटी का 50% पोर्शन बेच दूंगा सो दैट मेरा जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था 15,000 का वो मैं कवर कर सकूं। एंड रिमेनिंग 15% जो पोर्शन है उसको मैं लंबे समय तक होल्ड कर सकता हूँ। एक टेक्निक तो आप ये फॉलो कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि कोई आईपीओ लिस्टिंग पे आपको 20 या 30% का रिटर्न देता है तो ऐसे में फटाफट वो प्रॉफिट बुक करो एंड बाहर आ जाओ। अगर मान लीजिए कि आपने जिस कंपनी का आईपीओ अप्लाई करा था वो ऐसी कंपनी है जो एक ऐसी इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है जहां पे उस कंपनी की कंप्लीट मोनोपोली है, एक ऐसा बिजनेस है जहां पे मोट है, एंड आपको पता है कि ऐसी कंपनी का आईपीओ मिलना एक लक की बात है, तो ऐसे आईपीओज को जनरली हमें सेल नहीं करना चाहिए। ऐसे आईपीओज को हम लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं प्रोवाइडेड लिस्टिंग पे ऐसे आईपीओज भी मोर देन 100% का रिटर्न दे चुके हों। तो ऐसे कुछ आईपीओज का एग्जांपल है सीडीएसएल एंड आईआरसीटीसी। तो अब बात आती है कि रिस्क किस प्रकार का इन्वॉल्व होता है आईपीओ में। तो बेसिकली मेरा मानना यह है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली देयर इज अ रिस्क, बट आईपीओ में जब आप ड्यू डिलीजेंस परफॉर्म करने के बाद इन्वेस्ट करते हो तो ये आपके जो रिस्क के चांसेस हैं उसको ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर देता है। एंड इस वीडियो में जो गाइडलाइंस मैंने आपके साथ शेयर करी हैं इन सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अगर आप आईपीओ में अप्लाई करोगे तो यह आपके लॉस के चांसेस को रिड्यूस कर देगा। एंड अब मैं वापस एक चीज रिपीट करूंगा, डोंट अप्लाई फॉर द आईपीओज दैट शोज जीएमपी लेस देन 20%। तो मैं पर्सनली ऐसी कंपनीज के आईपीओ में अप्लाई नहीं करता जिनका ग्रे मार्केट प्रीमियम 20% से कम होता है, क्योंकि मैं फालतू के होप्स में नहीं बैठता हूं। मार्केट जो मेरे को दिखाता है उसी को देख के मैं डिसीजन लेता हूं। एंड क्योंकि हम ये गाइडलाइन फॉलो करेंगे एंड ऐसे आईपीओ में अप्लाई नहीं करेंगे जिनका ग्रे मार्केट प्रीमियम 20% से कम है, तो ये ऑटोमेटिकली लिस्टिंग के टाइम पे जो पोटेंशियल लॉस हो सकता है उसके चांसेस को एलिमिनेट कर देगा। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनको आप स्टडी करके एंड ध्यान में रख के किसी भी आईपीओ के लिए अप्लाई करोगे तो उस आईपीओ में आप डिसेंट प्रॉफिट बना सकते हैं बिना किसी रिस्क के, एंड साथ में आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस को भी बढ़ा सकते हैं। ओके गाइस, तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो इस वीडियो में शेयर की गई गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करेंगे सो दैट आप कम से कम 20% और 100% के रिटर्न इजीली कमा सकें। इसके अलावा गाइज अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव था तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड कोलिग्स के साथ भी शेयर करें सो दैट आप उनकी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करने में उनकी हेल्प कर सकें। इसके अलावा गाइस जब भी नए आईपीओ जाएंगे तो हम उसके ऊपर एक एनालिसिस परफॉर्म करके वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप मेक श्योर करें कि चैनल लीव करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी हम ऐसा वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप उस वीडियो का एडवांटेज ले पाएं। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।